Hello students, so in today's lecture I will be talking about HBr and peroxide. Okay, कि वो किस तरीके से काम करते हैं, जिसे हम लोग खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, वो कैसे काम करता है, उसका कॉन्सेप्ट आज हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्या रिएक्शन होती है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास में एक एल्कीन है. ठीक है, इसमें अगर आप HBr ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है एल्कीन्स जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है और वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ जो है वो फॉर्म करती है 2-ब्रोमो-प्रोपेन. इट्स वेरी इजी. लेकिन अगर आप ये सेम रिएक्शन जिसमें आपके पास में प्रोपीन है, इट्स रिएक्टेड विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड. पेरोक्साइड वो होता है जिसमें पेरोक्सी लिंकेज होता है ना. तो आपके पास में प्रोडक्ट ये बनता है, दिस इज द 1-ब्रोमो-प्रोपेन. अब ऐसा क्यों होता है यही हम लोग समझने वाले हैं. अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं. अगर मान लो जो ऊपर वाली रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसमें मान लीजिए आप लोग इस प्रोपीन की रिएक्शन HCl के साथ में करवाते हैं तो वही 2-क्लोरोप्रोपेन बनता है. और अगर ये रिएक्शन यहाँ पर HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करवाते हैं तो HCl और पेरोक्साइड का कोई स्पेसिफिक इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और प्रोडक्ट वही मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनता है. तो ये प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ है ना, जबकि ये फिर से मार्कोनिकॉफ है. तो ये जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन सिर्फ HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है. उसका रीज़न क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे. खैर, तो एक बार स्टार्ट करते हैं रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है. ओके, तो ये हमारे पास में लेट्स सी वी हैव इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड. तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज द पेरोक्साइड. तो पेरोक्साइड में आपके पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है या कोई आप हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा पेरोक्साइड हो सकता है. या फिर आप बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है. बेंजोइल क्लोराइड ये होता है ना, इसमें से आपने क्या किया, Cl हटा दिया और यहाँ पर एक पेरोक्सी लिंकेज इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये जो होता है उसको बेंजोइल पेरोक्साइड कहते हैं. अब इन सभी में एक कॉमन चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड है. ठीक है, तभी इसको हम लोग पेरोक्सी लिंकेज कहते हैं. और इस बॉन्ड की क्या खासियत होती है, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होता है. ऑक्सीजन जो है उसका स्मॉल साइज है और साथ में यहाँ पर क्या है, लोन पेयर रिपल्शन. तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से पेरोक्साइड जो है हैज़ ए टेंडेंसी, दे हैव ए टेंडेंसी ऑफ होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन. और जब भी बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. So basically all these peroxides are the source of free radical. Peroxides are source of free radical. Okay, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है that peroxides are the source of the free radical. Okay,
नाउ वी कैरी आउट द रिएक्शन कि अब ये फ्री रेडिकल का सोर्स है तो क्या करेगा। देखो एक फ्री रेडिकल वो जहाँ पर भी जनरेट होगा, एक फ्री रेडिकल हमेशा दूसरा फ्री रेडिकल चाहता है। मतलब अगर मान लीजिए ये आपके पास में 1 सेकेंड, अगर ये हमारे पास में, हालांकि हाइड्रोजन परऑक्साइड की परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में होता है, तो यहाँ पर ये OH फ्री रेडिकल बनेगा जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, फ्री टू बॉन्ड। ऐसे ही अगर आप बाकी ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ये फ्री रेडिकल्स बनेंगे जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एक फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ए फ्री रेडिकल, ये फिर से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ए फ्री रेडिकल ऑलवेज डिमांड्स फ्री रेडिकल। एक जो फ्री रेडिकल होता है वो हमेशा हमेशा चाहे सामने उसके कोई भी हो वो उससे फ्री रेडिकल छीन के रहता है, बिकॉज फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल। तो हमेशा हमेशा जो है फ्री रेडिकल आपके पास में जब भी होगा वो दूसरे फ्री रेडिकल को फॉर्म करे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रिएक्शन की, कि आपके पास में जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वो किस तरीके से प्रोसीड होगी। ठीक है, तो हमने जो चूज किया है वो है प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ HBr एंड परऑक्साइड। ठीक है, तो HBr जब किसी परऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, लेट्स सी हमने परऑक्साइड चूज किया R2O2। ठीक है, अब परऑक्साइड इज ए सोर्स ऑफ OR डॉट। ठीक है, तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा ये इसके बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करेगा। ठीक है, तो किसके साथ में रीड करेगा, ये ROH बनाएगा और साथ में Br डॉट बनाएगा। जो फिर रेडिकल बने हैं H डॉट Br डॉट, इससे क्या बनाया इसने ROH। अब लोग पूछते हैं कि सर ये भी तो फिर रेडिकल ही था, इसमें क्या दिक्कत थी, H डॉट के साथ में क्यों कंबाइन किया। तो इसलिए कंबाइन किया क्योंकि अगर आप इन दोनों को कंबाइन करवाते हैं तो ये बनेगा ROBr। अब Br के ऊपर 3 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, देयर विल बी वेरी हाई लोन पेयर रिपल्शन। तो इस लोन पेयर रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, इट विल नॉट बी स्टेबल एट ऑल, नॉट स्टेबल एट ऑल। तो जो चीज़ आपके पास में स्टेबल नहीं होती है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज देयर विल बी, अब यहाँ पर जब ये बना है तो देयर इज एब्सेंस ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, जब देखो HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस एब्सेंस में होता है तो ये H+ और Br- प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है तो ये Br डॉट प्रोड्यूस करता है, मतलब फ्री रेडिकल, इट प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब रिएक्शन में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो जो हमारे पास में HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड है, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और क्या बना दिया, ROH प्लस Br डॉट। ठीक है, अब Br डॉट जो है उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है यहाँ पर जब Br डॉट इसके पास में जाएगा तो इस बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन होगा। ठीक है, और होमोलिटिक फ्यूजन जो होगा तो फ्री रेडिकल यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। तो मान लो
बी आर बाहर की तरफ जुड़ा, मतलब इस वाले फिर रेडिकल पे जुड़ा, तो यहाँ फिर रेडिकल ऐसे बना रहेगा। और अगर बी आर अंदर जुड़ गया तो बाहर फिर रेडिकल एज इट इज बना रहेगा। तो अगर आप पहले वाले फिर रेडिकल को ऑब्जर्व करते हो तो इट इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल, जबकि ये क्या है 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो कौन सा स्टेबल है? ये तो नहीं बनेगा बिकॉज लेसर स्टेबल है। ये आपके पास में विल बी द मेजर इंटरमीडिएट, और इसी से फिर आगे कहानी होगी। तो ये मेजर इंटरमीडिएट जो बना है, ये मेजर इंटरमीडिएट क्या करता है, ये फिर से देखो जब एक बार फिर रेडिकल बन गया ना तो उसके बाद तो वो बहुत होता है, मतलब पेरोक्साइड तो आपको थोड़ा बहुत चाहिए होता है रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, उसके बाद तो बाकी सारी करामात यही कर देगा। तो ये फिर रेडिकल जो है फिर से HBr के साथ में रिएक्ट करेगा और इससे क्या छीन लेगा, क्या छीनेगा, कॉमन सेंस की बात है H, क्योंकि अगर ये Br छीन लेगा इससे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा। इस जगह पर अगर Br और आ गया, पहले से एक Br है, तो विल बी वेरी हाई रिपल्शन, फॉर्मेशन ही नहीं होगा। और कॉमन सेंस की बात है, आपने HBr ऐड किया तो दोनों सब्सटेंस ऐड होंगे ही होंगे, तो क्या बन गया CS2Br प्लस Br डॉट। मतलब एक बार आपको पेरोक्साइड थोड़ा सा यूज़ करना है, उसके बाद तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वही Br डॉट बनाता जाएगा, और फिर से ये Br डॉट जो है वो यहाँ चला जाएगा, फिर से सेम रिएक्शन होगी, एक तरीके से साइकिल बन गया आपके पास में। ठीक है, लगातार ये स्टेप चलता जाएगा। तो Br डॉट एक बार बनना है, उसके बाद ये बनेगा, फिर ये जब HBr से रिएक्ट करेगा फिर से Br डॉट बनाएगा, वापस के साथ में रिएक्शन करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 स्टेप हो रहे हैं, है ना। इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली 2 स्टेप हो रहे हैं। एक स्टेप में तो क्या हो रहा है, प्रोपीन के साथ में HBr जुड़ा और ये बना, और फिर जब ये आपके पास में जनरेट हुआ तो इसने HBr के साथ में रिएक्शन करके इसको जनरेट किया, है ना। तो आप क्या कह सकते हो कि हमारे पास में बेसिकली 2 स्टेप हैं। एक तो क्या, एक स्टेप तो क्या हो गया कि जो आपके पास में एल्कीन है इट विल कंबाइन विद X डॉट, है ना, और उससे ये बनेगा। then this will combine with the HX to form what, to form this, plus X dot, now this X dot will combine this again, और ये आपके पास में साइकिल चलता जाएगा। तो 2 स्टेप कौन से हो गए, एक तो ये फर्स्ट स्टेप और ये आपके पास में सेकंड स्टेप। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ HBr ही ऐसा होता है जिसमें दोनों स्टेप क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। मैं आपको एक बार डेटा बताता हूँ, ये आप डेटा देखिए। ये जो वैल्यूज़ आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो वैल्यूज़ दिख रही है, ये वैल्यूज़ आपको दे रखी है इस रिएक्शन के लिए, जिसमें किसी प्रोपीन के साथ में X डॉट जुड़ के क्या बना रहा है, CH3CH डॉट CS2X, ये सारी वैल्यूज़। जबकि ये जो वैल्यू आपको दिख रही है सेकंड वाले केस में, ये वैल्यू आपके पास में है किस रिएक्शन के लिए, जिसमें ये जो CS3CH2X बना था ये HX के साथ में कंबाइन कर रहा है और उससे बना रहा है CS3CH2CS2X प्लस X डॉट। 2 स्टेप है, तो ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप, और इन दोनों स्टेप्स के लिए यहाँ पर ये डेल्टा H की वैल्यूज़ दी हुई। तो अगर आप इस वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं तो HF के लिए पहली रिएक्शन बिल्कुल फेवरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी वाली फेवरेबल नहीं है। मतलब ये रिएक्शन तो इजीली प्रोसीड हो जाएगी, लेकिन दूसरे वाले केस में HX के बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है फ्री रेडिकल के लिए। HCl के केस में पहली फेवरेबल है लेकिन दूसरी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि डेल्टा H पॉजिटिव आ गया मतलब एंडोथर्मिक है। HBr के केस में आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंग डेटा आ रहा है कि आपके पास में दोनों ही जो स्टेप है वो फेवरेबल है। दिस इज द अमेजिंग डेटा, और इसीलिए सिर्फ HBr जो है वो पेरोक्साइड के साथ में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो शो करता है। HI वाले केस में पहली बार में आयोडीन को कार्बन के ऊपर जोड़ना, क्योंकि 2p और 5p ऑर्बिटल में आपको ओवरलैपिंग करवानी है, अपने आप में एक मुश्किल काम है। दूसरा स्टेप फिर फेवरेबल, लेकिन पहला नहीं हो पाएगा। तो बाकी सारे केस में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि HF, HCl और HI एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्यों नहीं देते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वन ऑफ द स्टेप इज एंडोथर्मिक।
लेकिन HBr वाले केस में क्या है, दोनों के दोनों स्टेप क्या है, एक्सोथर्मिक है, दोनों स्टेप क्या है, एक्सोथर्मिक है, और दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये रिएक्शन जो है वो सिर्फ HBr देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब एक बार हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वो ओके, तो मान लीजिए आपसे पूछा गया कि आपके पास में ये है, इसको आपको कन्वर्ट, अभी ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसको कन्वर्ट करना है अपने को 2 ब्रोमोप्रोपेन में, मतलब इसका पोजिशनल आइसोमर बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक केवेज से करवाएंगे। एल्कोहलिक केवेज से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और फिर HBr के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देंगे तो मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा और ये बन जाएगा। अब मान लो आपके पास में ये हो, मतलब पहले से ही 2 ब्रोमोप्रोपेन हो और इसको कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन में, तो क्या करेंगे, एल्कोहलिक केवेज के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, ये बनेगा। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है तो क्या करेंगे, HBr एंड पेरोक्साइड, तो उस केस में आपके पास में क्या बन जाएगा, CH3CH2Br, मतलब जो 2 ब्रोमोप्रोपेन था उस 2 ब्रोमोप्रोपेन से आपके पास में क्या बन गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन। बात समझ में आ रही है ना आपको कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। पेरोक्साइड का इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, यही समझ लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर मेरे पास में काफ़ी जगह है। जैसे मान लो ये कंडीशन है ना, और ये कोई एल्कीन है, तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या बनेगा बताओ, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा, या तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी ना, तो कॉमन सेंस की बात है। अगर मान लो ये है HCl पेरोक्साइड, तो वन ऑफ द स्टेप इज एंडोथर्मिक, तो मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होता है यहाँ पर, जहाँ पहले से CH3 ग्रुप कनेक्टेड है वहीं पर Cl आ जाएगा। HBr विदाउट पेरोक्साइड है तो ठीक है। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड नीट काकाजी एप्लीकेशन। एंड ऑल्सो बहुत बार मैं आपसे कहता हूँ कि आपके कमेंट्स जो हैं वही हमारे कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताते रहें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। हम ज़रूर से अगले लेक्चर में पूरे फोकस और एंथुसियाज्म के साथ में और भी बेहतरीन नॉलेज गेन करने के लिए जल्द मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।